चलो आ जाओ दोस्तों। आज कर्सर नाम की एक सिलिकॉन वैली की कंपनी है। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है टॉप 100 सिलिकॉन वैली की कंपनी पर, और उन सारी कंपनियों की आई बुक 12 चैप्टर की सफलता की गाथा कहानी लेकर आता हूं दोस्तों। तो ये कर्सर नाम की जो सिलिकॉन वैली की कंपनी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, बिजनेस का एक आपको एनवायरनमेंट मिलेगा इस इन सारी बुक्स पढ़ने से, देखने से, सुनने से। आप सुन भी सकते हो, मुझे देख भी सकते हो, चेहरा अच्छा नहीं लगता तो सुन भी सकते हो, और आप पढ़ भी सकते हो दोस्तों। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो ये मेरी चैनल आपके लिए परफेक्ट है, ये मैं कह सकता हूं। तो दोस्तों 12 चैप्टर की बुक मैं हर कंपनी की लेकर आता हूं, जिसमें कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, व्यवसाय की, बिजनेस की, और क्या क्या कंपनी ने किया अपने कार्यकाल में, जिससे कंपनी बड़ी बनती है। आप भी व्यवसाय करते होंगे मुझे पता है, तो आपके व्यवसाय में भी कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ आइडिया, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा व्यवसाय के बारे में। इसलिए मैं इन आई बुक्स का बिजनेस और कंपनी की आई बुक्स का काम हाथ लिया है दोस्तों, और करता हूं। मुझे शौक है बुक्स पढ़ने का और दोस्तों को दिखाने का, वीडियो के रूप में दोस्तों को शेयर करने का, और मेरा भी शौक पूरा हो जाता है और आपको भी नॉलेज मिलता है, तो अच्छा है सबके लिए। इसलिए मैं आई बुक्स बनाता हूँ बिजनेस पर, कंपनी पर। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो सफल कैसे बनती है, तो आपके व्यवसाय में भी एक बिजनेस का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा मेरी चैनल पर। इसलिए आपको इस मंच पर एक बिजनेस का एनवायरनमेंट में रहोगे आप, तो आपको कुछ न कुछ बिजनेस में, अपने बिजनेस में बड़ा करने का, बड़ा सोचने का एक तरीका मिलेगा। तो दोस्तों आज हम कर्सर नाम की कंपनी लेकर आया हूं मैं आपके सामने। कैसे शुरू हुई, क्या बिजनेस मॉडल है, किस प्रकार से कंपनी पैसे कमाती है, और आप भी इसमें से कुछ सीख कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत और एमआईटी की मुलाकात, ये क्या था? शुरुआत और एमआईटी की मुलाकात, ये है पहला चैप्टर का नाम। तो इसका मतलब क्या होता है वो अब डिफाइन करता हूं, सब कुछ एक्सपोज करता हूं। दोस्तों कर्सर की सफलता की कहानी की नींव, सफलता की कहानी की नींव 4 असाधारण युवा प्रतिभा जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, उनकी दोस्ती और उनकी शेयर की हुई दृष्टि में पड़ी इसकी नींव, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में शुरू हुई। ये कहानी माइकल मिशेल ट्रूल, अब दोस्तों अंग्रेजों के नाम मुझे इतने नहीं आते, फिर भी ट्राई करता हूं। मिशेल ट्रूल, साउलेह असीफ, और अरविंद लुनेमार्क्स, और अमन सेंगर, ये चारों एमआईटी के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। ये चारों के चारों जो 2022 में ग्रेजुएट हुए। ये सभी बेहद प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे, और बचपन से ही प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति गहरी रुचि रखते थे। अब ये कंपनी का क्या काम है, क्या काम करती है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, हर कंपनी की मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। तो उनकी मुलाकात एमआईटी की कक्षाओं, लैब्स, हैकाथॉन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के दौरान हुई। तो इन सबकी, जहां वे एक दूसरे की तकनीकी क्षमता और क्रिएटिव सोच से प्रभावित हुए, चारों के चारों। अब मिशेल ट्रूल, जो बाद में एनिस्फीयर के सीईओ बने, एनिस्फीयर कंपनी के सीईओ बने, एक प्रोग्रामिंग प्रोडिजी थे, एक प्रोग्रामिंग प्रोडिजी थे। उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग गेम बनाया था, और यूएसए कंप्यूटिंग ओलंपियाड उसमें फाइनलिस्ट रहे थे। एमआईटी में उन्होंने कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में डबल मेजर किया। गूगल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने न्यूज रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उस पर एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम किया। उनका परिवार भी एमआईटी से जुड़ा हुआ था, जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से डुबोया। अब सुलेह असीफ
पाकिस्तान से आए एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट जिन्होंने हाई स्कूल में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड उसमें अपना देश का प्रतिनिधित्व किया। वे मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के प्रति जुनूनी थे, पैशनेट थे। एमआईटी में पहुंचने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर फोकस किया। आईबीएम जैसी कंपनियों में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर इंटर्नशिप की। उनकी एनालिटिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। अब तीसरे से अरविंद लुने मार्क्स स्वीडन से आए। इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में मेडल जीत चुके थे। उन्होंने स्ट्राइप, इसकी मैं आई बुक बना चुका हूं, जेन स्ट्रीट और कॉन्ट को जैसी कंपनियों में काम किया, जहां परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और हाई स्केल सिस्टम्स पर एक्सपीरियंस हासिल किया। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है कंपनी की और कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनती है, वो सब कुछ जानेंगे हम दोस्तों। यही तो है ना कहानी। तो एमआईटी में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपर टूल्स पर रिसर्च करते थे और टीम में टेक्निकल डेप्थ में लाते थे। टीम में टेक्निकल डेप्थ यानी गहराई लाते थे। अमन सेंगर जिन्होंने भी बचपन से कोडिंग शुरू की थी, एमआईटी में कंप्यूटर साइंस और मैथ पढ़ाई के दौरान गूगल, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स और U.com जैसी जगहों पर इंटर्नशिप की। उन्होंने मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्राइज एमएल पर काम किया, यहां तक कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी भी बनाई, वो भी चलाई। वे टीम के प्रोडक्ट और ऑपरेशंस विजन को मजबूत करने वाले बने। ये चारों एमआईटी CSAIL मतलब होता है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में रिसर्च करते थे, जहां पे मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग टूल्स और डेवलपर प्रोडक्टिविटी पर काम करते थे। गूगल, ओपन एआई के प्रोग्राम्स और अन्य टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप में उन्हें एआई की वास्तविक क्षमता समझाई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वे देर रात हैकाथॉन और प्रोजेक्ट्स के दौरान कोडिंग की पुरानी समस्याओं से जूझते थे। रिपीटेटिव टास्क, कांस्टेंट डिबगिंग, कोड समझने में समय लगना और बड़े कोडबेज में नेविगेशन की मुश्किलें। गिट हब, कोपायलट जैसे टूल्स अच्छे थे, लेकिन वे सिर्फ एक प्लग इन थे जो पूरी कोडिंग प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते थे। जो निराशा हुई, जिसने उन्हें एक साझा विचार दिया, सबके सामने एक विचार दिया, क्यों न एक ऐसा एआई पावर्ड कोडिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए जो डेवलपर्स की रियल पेन पॉइंट्स को समझे और उन्हें तेज, मजेदार और क्रिएटिव बनाए। जैसे मुझे आइडिया आया, क्यों न बुक एक वीडियो प्रारूप में, एक वीडियो स्वरूप में होनी चाहिए। ये मैंने काम हाथ लिया है कि दोस्तों मैं आगे जब काम करूंगा तो मैं अपनी चैनल पर आगे जाकर मैं अलग एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। मेरा काम है बुक्स जो दुनिया में जितनी भी है, जो मेरा सपना है बहुत बड़ा है। आप हंसोगे कि इतना काम ये अकेला कर पाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों बताता हूँ, मेरा ये लक्ष्य है कि हर बुक वीडियो फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैं एनिमेशन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में एनिमेशन बुक्स जो आपके सामने होंगी और आपको पढ़ने की बुक, फिजिकल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही डिवाइस में आप सब कुछ पढ़ पाओगे। दुनिया की हर बुक एक ही मंच पर वीडियो, टेक्स्ट और वो क्या कहते हैं ऑडियो ट्रैक, इन तीनों फॉर्मेट में होंगी। तो इस तरह दोस्तों प्रॉब्लम से एक निकलता है आइडिया। तो इन निराशाओं ने उन्हें एक साझा विचार दिया, क्यों न एक ऐसा एआई पावर्ड कोडिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए जो डेवलपर्स की रियल पेन पॉइंट्स को समझे और उन्हें तेज, मजेदार और क्रिएटिव बनाए। क्यों न ऐसा बनाया जाए, ऐसा विचार, साझा विचार दिया उनको। 2022 में अभी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने एनीस्फीयर नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट की, इंक की। वो होता है ना इंक, एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक, इस तरह इनकॉर्पोरेटेड, इंक का मतलब होता है
शुरुआत में उनका फोकस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स जैसे CAD सॉफ्टवेयर के लिए AI ऑटो कंप्लीट उस पर था, इंजीनियरिंग टूल्स पर था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में AI का अवसर बहुत बड़ा और उनके एक्सपीरियंस से ज्यादा मैच करता है। MIT की ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी टीम थी जिसमें हर सदस्य की ताकत एक दूसरे को पूरा करती थी। इसमें हर सदस्य की ताकत एक दूसरे की ताकत खामी को खूबी को पूरा करती थी। अब मिशेल की लीडरशिप और विजन, सुलेह की AI इंटीग्रेशन स्किल्स, अरविंद की परफॉर्मेंस एक्सपर्टीज और अमन की प्रोडक्ट ऑपरेशन समझ, ये चार MIT के स्टूडेंट जो दुनिया की सबसे कठिन टेक्निकल ट्रेनिंग ले चुके थे, अब एक मिशन पर थे, कोडिंग को AI की मदद से अगले लेवल पर ले जाना। यही अध्याय पहला था जहां कर्सर की यात्रा की असली शुरुआत हुई, जो मैंने बताया पहले चैप्टर में। बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या मार्केटिंग के यहां से शुरुआत हुई दोस्तों। सिर्फ शुद्ध टैलेंट, फ्रस्ट्रेशन और विजन के बल पर सब कुछ शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है एनिस्फीयर की स्थापना। एनिस्फीयर का स्पेलिंग भी बोल देता हूं, ANISPHERE, एनिस्फीयर की स्थापना कैसे हुई। तो कर्सर कंपनी की सफलता की कहानी में एनिस्फीयर कंपनी की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां 4 MIT स्नातकों ने अपनी दोस्ती और तकनीकी जुनून को एक ठोस व्यवसाय में बदल दिया। आप भी अपने जुनून को, अपने आइडियाज को व्यवसाय में बदल सकते हो। 2022 की शुरुआत में जब मिशेल ट्रूल, सुलेह आसिफ, अरविंद लुनेमार्क और अमन संगर MIT में अंतिम वर्षों में थे, उन्होंने फैसला किया कि वे पारंपरिक नौकरियों की बजाय अपना खुद का कुछ बनाएंगे। ये चारों युवा जो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में गहन अध्ययन कर चुके थे, AI की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उभरती क्षमता से बेहद प्रभावित थे। GPT-3 और उसके बाद आने वाले मॉडल्स ने उन्हें दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि रोजमर्रा के टूल्स में क्रांति ला सकता है। जनवरी 2022 में एनिस्फीयर इंक की आधिकारिक स्थापना हुई थी दोस्तों, जो सैन फ्रांसिस्को में आधारित थी। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी थी। कंपनी का नाम एनिस्फीयर रखा गया, जो एक तरह से किसी भी क्षेत्र में काम करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। वे शुरू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स पर फोकस करने वाले थे। विचार ये था, आइडिया ये था कि CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे CAD सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिड वर्क या ऑटो CAD, उसमें AI ऑटो कंप्लीट और असिस्टेंट जोड़ा जाए ताकि मैकेनिकल इंजीनियर तेजी से डिजाइन कर सके। टीम ने इस दिशा में शुरुआती काम किया क्योंकि वे मानते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरों में AI का उपयोग अभी कम हुआ है और यहाँ बड़ा अवसर है। लेकिन दोस्तों जल्द ही 2022 की मध्य तक टीम को एहसास हुआ कि उनका शुरुआती आइडिया सही नहीं था। ये उनको एहसास हुआ कि उनका शुरुआती आइडिया सही नहीं था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मार्केट स्थिर और कम प्रतिस्पर्धी था, लेकिन डेटा की कमी और ट्रेनिंग मटेरियल की सीमित उपलब्धता ने उन्हें चुनौती दी, चैलेंज दी। अब चैलेंज से कैसे आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं। तो CAD फाइल्स और डिजाइन डेटा पर बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करना मुश्किल था। साथ ही वे खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे। MIT CSAIL, उसमें रिसर्च, गूगल, स्ट्राइप, IBM जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप ने उन्हें प्रोग्रामिंग की दुनिया की गहराई समझाई थी। फिर आया बड़ा पीवट दोस्तों। 2022 के मध्य में GPT-4 जैसे मॉडल्स के आने से टीम ने देखा कि GitHub कोपायलट जैसे टूल्स अच्छे हैं, लेकिन वे सिर्फ प्लग इन है। वे कोडिंग वर्कफ्लो को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। कोपायलट सिर्फ कोड सजेस्ट करता है, लेकिन बड़े कोड बेस, उसको समझना, मल्टीफाइल एडिटिंग, डिबगिंग और नेचुरल लैंग्वेज से इंटरेक्ट करना अभी भी मुश्किल था। अपनी प्राकृतिक भाषा में मॉडल से
पूछना, पूछपरछ करना, इंटरेक्ट करना अभी भी मुश्किल था। फाउंडर्स ने सोचा, संस्थापकों ने सोचा, क्यों न एक पूरा एआई फर्स्ट आईडीई बनाया जाए जो वीएस कोड की तरह दिखे लेकिन अंदर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हो। ऐसा टूल जो डेवलपर्स खुद इस्तेमाल करना चाहे, जिसमें एआई हर स्टेप पर मदद करे, न कि सिर्फ एक जगह। ये पिवट एनीस्फीयर की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ दोस्तों। अप्रैल 2022 में उन्होंने $4 लाख डॉलर की छोटी प्री सीड फंडिंग रेज की, जो उन्हें डेवलपमेंट शुरू करने के लिए काफी थी। उन्हें डेवलपमेंट शुरू करने के लिए काफी थी। टीम भी छोटी थी, सिर्फ 4 फाउंडर्स, लेकिन वे दिन रात काम करते थे। उन्होंने वीएस कोड को फोर्क किया क्योंकि ये ओपन सोर्स था और डेवलपर्स के लिए परिचित था। इससे उन्हें स्क्रैच से आईडीई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन पर फोकस कर सके। अब एनीस्फीयर की स्थापना सिर्फ एक कंपनी शुरू करने की बात नहीं थी दोस्तों, ये एक दृष्टि थी। फाउंडर्स ने फैसला किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोडिंग के केंद्र में रखेंगे, न कि सिर्फ एड ऑन। मिशेल ट्रूल सीईओ बने, सुलेह आसिफ प्रोडक्ट और एआई इंटीग्रेशन पर जुड़ गए, अरविंद लिनेमार्क परफॉर्मेंस और सिस्टम पर, और अमन संगर ऑपरेशंस और प्रोडक्ट विजन पर। उनकी टीम वर्क परफेक्ट थी। हर कोई एक दूसरे की ताकत को समझता था। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई बड़े ऑफिस नहीं, सिर्फ कोडिंग और एआई एक्सपेरिमेंटेशन। 2022 के अंत तक एनीस्फीयर कर्सर, उस समय अभी प्रोटोटाइप स्टेज में थी, उस पर काम कर रही थी एनीस्फीयर कर्सर। तो फाउंडर्स ने खुद इसका इस्तेमाल शुरू किया, अपने प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च में, सब कुछ। वे जानते थे कि अगर ये टूल उन्हें तेज बनाता है तो दुनिया के अन्य डेवलपर्स को भी पसंद आएगा। ये अध्याय था दोस्तों एनीस्फीयर की स्थापना का, जहां एक छोटा पिवट गहरी टेक्नोलॉजी की समझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सही टाइमिंग ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियों में से एक बनी। बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या टीम के, सिर्फ 4 एमआईटी ग्रेजुएट्स की मेहनत और विजन से ये सब कुछ खड़ा हुआ दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तीसरा चैप्टर है कर्सर का विचार और विकास। जो कर्सर की मैं बुक लेकर आया हूं, तो कर्सर का विचार और विकास कैसे हुआ। तो एनीस्फीयर की टीम ने पिवट करने के बाद अपना पूरा फोकस एक ऐसे एआई पावर्ड कोड एडिटर पर केंद्रित किया जिसे उन्होंने कर्सर नाम दिया। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये कोर्स या दिशा को दर्शाता था। जैसे कर्सर वो आता है ना कंप्यूटर में, तो उसको दर्शाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग की नई दिशा, विचार बहुत साफ था दोस्तों। एक मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता था यूट्यूब जैसी, तो उसमें मुझे कोडिंग तो आती नहीं थी, लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया, जुगाड़ लगाया कि क्यों ना एक कोड लिखवाया जाए चैट जीपीटी से ऐसी एप्लीकेशन का। तो मैंने मोबाइल में ही ये सब कुछ किया, लेकिन वो एप्लीकेशन बहुत बदसूरत लगती थी और उसको मैं अंतिम रूप नहीं दे पाया। और अंतिम रूप देने के लिए भी दोस्तों उस सॉफ्टवेयर का डोमेन खरीदना पड़ता है, वो सब कुछ झंझट होती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन आने वाले समय में जब मेरी चैनल पर वीडियो ज्यादा हो जाएंगे तो अलग एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर यूट्यूब पर ही चलता रहेगा ये सब कुछ, जिसे उन्होंने कर्सर नाम दिया। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि कोर्स जो आता है ये दिशा को दर्शाता था। एआई के साथ कोडिंग की नई दिशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करने की दिशा, विचार बहुत साफ था। मौजूदा टूल्स जैसे गिट हब को पायलट अच्छे थे, लेकिन वे सिर्फ एक एक्सटेंशन थे और ऑटो कंप्लीट सजेशन देते थे। वे पूरे कोडिंग एक्सपीरियंस को बदल नहीं पाते थे। फाउंडर्स ने देखा कि डेवलपर्स को एक ऐसा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट चाहिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर स्टेप पर साथ दे कोडर्स को। कोड लिखने से लेकर डिबगिंग, रिफैक्टरिंग और बड़े कोड बेस को समझने तक उसको साथ दे उनको।
कर्सर को इसी विजन से डिजाइन किया गया, एक एआई फर्स्ट आईडीई जो डेवलपर की जरूरतों को गहराई से समझे और प्रोएक्टिव तरीके से मदद करे। टीम ने वीएस कोड को फोर्क करने का फैसला किया, क्योंकि वीएस कोड दुनिया का सबसे लोकप्रिय कोड एडिटर था, ओपन सोर्स, एक्सटेंसिबल और लाखों डेवलपर्स के लिए परिचित। स्क्रैच ने नया आईडीई बनाना समय और संसाधन बर्बाद करता था। जो स्क्रैच के जरिए आईडीई बनाना ये समय और संसाधन बर्बाद करता था, जबकि वीएस कोड की बेस पर एआई लेयर जोड़ने से वे तेजी से इंटरेक्ट कर सकते थे। कर्सर वीएस कोड की तरह दिखता था और महसूस होता था। साइड बार, एक्सटेंशन, थीम्स, कीबोर्ड शॉर्टकट सब वही, लेकिन अंदर से पूरी तरह एआई से भरा हुआ। इससे यूजर्स को स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वे बस कर्सर डाउनलोड करते और पुराने वीएस कोड की तरह इस्तेमाल शुरू कर देते। अब कर्सर के कोर फीचर्स की बात करें तो कर्सर के कोर फीचर्स को टीम ने डेवलपर की सबसे बड़ी पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाया। पहला था नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से कोड जनरेशन। यूजर हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में लिख सकता था, जैसे इन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करो या यहाँ एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट बना दो जो यूजर ऑथेंटिकेशन को हैंडल करे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे कोड को जनरेट करता और डायरेक्ट एडिटर से एडिटर में इंसर्ट कर देता पूरा का पूरा प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता था वो उसमें पेस्ट कर देता। दूसरा फीचर था इंटेलिजेंट ऑटो कंप्लीट, जो को पायलट से ज्यादा स्मार्ट था। ये सिर्फ अगली लाइन नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक या फंक्शन को प्रेडिक्ट करता, कोडबेज के कंटेक्स्ट को देखते हुए। तीसरा था कोडबेज क्वेरीइंग। डेवलपर पूछ सकता था इस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन कहाँ हैंडल हो रहा है और एआई पूरे कोड को स्कैन करके जवाब देता, फाइल्स और लाइंस पॉइंट करता जहां ऑथेंटिकेशन हैंडल हो रहा हो। इन फीचर्स को बनाने के लिए टीम ने ओपन एआई के मॉडल्स खासकर GPT-4 का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें फाइल ट्यून किया ताकि कोडिंग के लिए ज्यादा एक्यूरेट हो। उन्होंने रेट लिमिट्स, कॉस्ट और लेटेंसी को मैनेज करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। शुरुआती दिनों में कर्सर में कंपोजर जैसा मल्टी फाइल एडिटिंग फीचर नहीं था, लेकिन बेसिक चैट, इंसर्ट और एडिट मोड थे जो यूजर्स को पावरफुल लगे। टीम ने डॉग फूडिंग का सिद्धांत अपनाया, यानी खुद कर्सर का इस्तेमाल करके अपना कोड लिखना। इससे वे रोजाना बग्स पकड़ते, फीचर्स इंप्रूव करते और यूजर एक्सपीरियंस को रियल टाइम में बेहतर बनाते। अब विकास के दौरान जब विकास हो रहा था कर्सर का, तो विकास के दौरान कई चुनौतियां आई दोस्तों। चुनौतियां आती है किसी भी काम में, लेकिन डरना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। तो चुनौतियां आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स अभी परफेक्ट नहीं थे, कभी गलत कोड जनरेट करते, कभी हेलुसिनेट करते। टीम ने सेफ्टी गाइड्स बनाए, जैसे कोड रिव्यू मोड और यूजर को एडिट करने की आजादी। परफॉर्मेंस भी इश्यू था, बड़े कोड बेस में इंडेक्सिंग और क्वेरी तेज रखना मुश्किल था। उन्होंने अपना इंडेक्सिंग सिस्टम बनाया जो लोकल और क्लाउड दोनों पर काम करता था। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा। कर्सर यूजर कोड को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, जो डेवलपर्स के लिए बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था। 2023 की शुरुआत तक कर्सर का प्रोटोटाइप तैयार था। टीम ने इसे क्लोज्ड बीटा में कुछ MIT अलुमनाई, वाई कॉम्बिनेटर फाउंडर्स और एआई कंपनियों के लिए डेवलपर्स को दिया। फीडबैक मिला कि ये कोपायलट जिससे ज्यादा इंट्यूटिव है, कोपायलट से जो माइक्रोसॉफ्ट का है उससे ज्यादा इंट्यूटिव है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। यूजर्स ने देखा कि कर्सर कोडिंग को मजेदार बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मदद नहीं बल्कि पार्टनर की तरह काम करता है। ये फीडबैक टीम को और मोटिवेट कर गया। मार्च 2023 में कर्सर पब्लिकली लॉन्च हुआ, एक छोटे से वेबसाइट पर डाउनलोड लिंक के साथ।
कोई बड़ा मार्केटिंग नहीं, बस एक ट्वीट और कुछ पोस्ट, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। ये अध्याय जो मैंने बताया कर्सर के विचार और विकास का अध्याय था, जहां 4 MIT ग्रेजुएट्स ने एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी आइडिया को रियलिटी में बदला। VS कोड की बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपली इंटीग्रेट करके उन्होंने ऐसा टूल बनाया जो डेवलपर्स की रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकता था। कोई बड़ा बजट नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ विजन, कोड और AI की शक्ति। कर्सर अब सिर्फ एक एडिटर नहीं था, ये कोडिंग के भविष्य की झलक था कि कोडिंग भविष्य में ऐसा होगा। वैसे दोस्तों वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है कोडिंग की, पाइथन या जो भी हो, जावा या कोई भी हो, किसी भी भाषा सीखनी पड़ती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ काम उसका खत्म कर दिया। अब दोस्तों चौथा चैप्टर है लॉन्च और शुरुआती चुनौतियां। तो मार्च 2023 में कर्सर का आधिकारिक लॉन्च हुआ, एक साधारण वेबसाइट पर डाउनलोड बटन के साथ। कोई बड़ा प्रचार नहीं, कोई पेड एड्स नहीं, बस एक छोटा सा ट्वीट एनीस्फीयर के आधिकारिक अकाउंट से और कुछ पोस्ट हैकर न्यूज, रेडिट और ट्विटर पर। फाउंडर्स ने सोचा था कि अगर प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो डेवलपर खुद इसे शेयर करेंगे। लॉन्च के पहले दिन कुछ 100 डाउनलोड हुए, ज्यादातर MIT के अलुमनाई, वाई कॉम्बिनेटर फाउंडर्स के दोस्त और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में सक्रिय डेवलपर्स, उन्होंने डाउनलोड किया। शुरुआती यूजर्स में OpenAI, मिड जर्नी, परप्लेक्सिटी और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के इंजीनियर्स भी शामिल थे, जो पहले से ही टीम के नेटवर्क में थे। लेकिन लॉन्च के साथ ही चुनौतियां भी शुरू हो गई। कर्सर अभी भी बहुत रो था। यूजर्स ने शिकायत की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी गलत कोड जनरेट करता है, ऑटो कंप्लीट लैग करता है, बड़े कोड बेस में इंडेक्सिंग धीमी पड़ जाती है और कुछ फीचर्स क्रैश कर जाते हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, कर्सर इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी क्रूड लगता है, कोपायलट से बेहतर नहीं। दूसरों ने कहा कि यूजर इंटरफेस में छोटी छोटी बग्स है, जैसे शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे या चैट विंडो अटक जाती है। ये फीडबैक टीम के लिए झटका थे, लेकिन वे निराश नहीं हुए। फाउंडर्स ने इसे अवसर के रूप में देखा। एनीस्फीयर की टीम, जिसने इंटेंसिव डॉग फूडिंग की रणनीति अपनाई, यानी खुद की कर्सर का इस्तेमाल करके अपना सारा कोड लिखना। मिशेल, सुलेह, अरविंद और अमन दिन रात कर्सर में काम करते थे। अगर कोई बग आता तो वे तुरंत फिक्स करते, अगर AI गलत सजेशन देता तो वे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फाइन ट्यूनिंग से उसे बेहतर बनाते। उन्होंने एक इन ऐप फीडबैक बटन जोड़ा, जहां यूजर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट और कमेंट्स भेज सकते थे। हर दिन सैकड़ों फीडबैक आते और टीम उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर फिक्स करती। ये प्रक्रिया इतनी तेज थी कि हफ्ते में कई बार अपडेट रिलीज होते थे। शुरुआती चुनौतियों के बीच एक बड़ा सपोर्ट मिला, OpenAI स्टार्टअप फंड से एंजल इन्वेस्टमेंट। OpenAI के लोग कर्सर को पहले से जानते थे, क्योंकि फाउंडर्स ने उनके साथ पहले से काम किया था। उन्होंने टीम को कुछ फंडिंग और मेंटरशिप दी। साथ ही नाट फ्रीडमैन, पूर्व गिटहब CEO, और डेनियल ग्रोस, पायनियर फंड के जैसे प्रमुख लोगों ने एंजल इन्वेस्टर के रूप में सपोर्ट किया कर्सर को। ये नाम टीम को क्रेडिबिलिटी देते थे और डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाते थे। लॉन्च के कुछ हफ्तों में वर्ड ऑफ माउथ शुरू हुआ दोस्तों। वर्ड ऑफ माउथ का एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। एक डेवलपर ने ट्विटर पर लिखा, कर्सर ने मेरी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी कर दी, बड़े रिफैक्टरिंग में घंटों बच गए। ये उसने लिखा। दूसरों ने कहा कि ये को-पायलट से ज्यादा एग्रेसिव और मददगार है, खासकर बड़े कोड बेस वाले प्रोजेक्ट्स में। कर्सर बेहतर परफॉर्म करता था, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट को इंडेक्स करता और क्वेरीज पर जवाब देता था। इंडी डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और कुछ बड़े टेक कंपनियों के इंजीनियर्स धीरे धीरे स्विच करने लगे। अब फ्रीमियम मॉडल ने भी मदद की।
बेसिक बेसिक फीचर्स जैसे ऑटो कंप्लीट और चैट फ्री थे, जबकि एडवांस्ड एआई यूज जैसे ज्यादा जीपीटी फॉर क्वेरीज फास्टर रिस्पॉन्स के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन $20 पर मंथ था। कई यूजर फ्री वर्जन से खुश थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर प्रो वर्जन में अपग्रेड कर लेते थे। लॉन्च के 2-3 महीनों में ARR कुछ $1000 तक पहुंच गया, यानी एनुअल रेवेन्यू की बात होती है, ARR का मतलब होता है, तो वो कुछ $1000 तक पहुंच गया। छोटी शुरुआत लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ का संकेत था दोस्तों। टीम अभी भी सिर्फ 4 लोग की थी, कोई मार्केटिंग टीम नहीं, कोई सेल्स टीम नहीं, ऑफिस भी नहीं था। सब रिमोट से काम करते थे, ज्यादातर सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर था। हर बग फिक्स, हर नया फीचर यूजर फीडबैक से आता था। फाउंडर्स ने अभी भी ग्रोथ हैकिंग या पेड एड्स पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट सच में वैल्यू देगा तो यूजर्स खुद फैलाएंगे। ये अध्याय लॉन्च और शुरुआती चुनौतियों का था दोस्तों, जहां कर्सर एक रफ आइडिया से एक इस्तेमाल होने लायक टूल बना। शुरुआत में क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन टीम ने उसे ईंधन बनाया। डॉग फूडिंग, तेज इंटरेक्शन, मजबूत नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सही टाइमिंग ने कर्सर को धीरे धीरे स्थिरता दी। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन एक मजबूत नींव पड़ चुकी थी। अब बस इंतजार था उस स्पार्क का, जो इस छोटे से टूल को वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर ले जाए। इस स्पार्क का इंतजार था जो वर्ल्ड लेवल पर ले जाए। अब दोस्तों 5वां चैप्टर है सीड फंडिंग, यानी जो सीड होता है, बीज होता है, उसको फंडिंग देनी पड़ती है स्टार्टअप को। तो सीड फंडिंग और पहला ब्रेक थ्रू क्या था, उसके बारे में जानते हैं 5वें चैप्टर में। तो कर्सर के लॉन्च के बाद के कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक का समय टीम के लिए परीक्षा की तरह था। प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाना, यूजर फीडबैक पर काम करना और ग्रोथ को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाना। लेकिन अक्टूबर 2023 में आया वह मोमेंट जो कर्सर को एक छोटे स्टार्टअप से एक गंभीर एआई कंपनी बनाने वाला था। एनिस्फीयर ने ओपन एआई स्टार्टअप फंड के नेतृत्व में $8 मिलियन की सीड फंडिंग राउंड पूरी की। ये फंडिंग सिर्फ पैसों की बात नहीं थी दोस्तों, ये वैलिडेशन थी। ओपन एआई स्टार्टअप फंड, जो ओपन एआई के अपने इन्वेस्टमेंट आर्म के तहत चलता था, उसने कर्सर को चुना क्योंकि वे मानते थे कि ये कोडिंग टूल्स की अगली जनरेशन है। फंडिंग ने पहले भी कई एआई स्टार्टअप में निवेश किया था। अब लेकिन एनिस्फीयर की टीम की MIT बैकग्राउंड, उनके डीप एआई अंडरस्टैंडिंग और कर्सर का प्रोडक्ट मार्केट फिर उन्हें सबसे अलग बनाता था। फाउंडर्स ने बताया कि ओपन एआई के लोग कर्सर को पहले से इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें लगता था कि ये उनके API के लिए सबसे अच्छा यूज केस बना सकता है। इस राउंड में अन्य प्रमुख एंजल इन्वेस्टर भी शामिल हुए। नेट फ्रीडमैन, पूर्व गिटहब CEO, डेनियल ग्रोसर, पायनियर फंड के फाउंडर और कुछ अन्य एआई स्पेस के जाने माने नामों ने व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्टमेंट किया। इन नामों ने कर्सर को क्रेडिबिलिटी का बड़ा बूस्ट दिया। अब जब कोई डेवलपर कर्सर के बारे में सुनता तो उसे पता चलता कि ये सिर्फ 4 MIT ग्रेजुएट्स का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एआई की दुनिया के बड़े खिलाड़ी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। फंडिंग मिलने के साथ टीम ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। पहले वे छोटे क्लाउड सर्वर्स पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े कोड बेस इंडेक्सिंग के लिए अपना वेक्टर डेटाबेस और रिट्रीवल सिस्टम बनाया। इससे कर्सर बड़े प्रोजेक्ट, हजारों फाइल वाले, उसमें भी तेज और एक्यूरेट हो गया। दूसरा, उन्होंने टीम में कुछ शुरुआती हायरिंग की, मुख्य रूप से इंजीनियर्स जो एआई इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्ट थे।
लेकिन कुल मिलाकर टीम अभी भी बहुत छोटी रही, लगभग 8-10 लोग। फंडिंग के ठीक बाद पहला असली ब्रेक थ्रू आया, वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ का विस्फोट। ओपन एआई, मिड जर्नी, परप्लेक्सिटी, एंथ्रोपिक और कुछ अन्य टॉप एआई कंपनियों के डेवलपर कर्सर का इस्तेमाल करने लगे। ये कंपनियां पहले से ही गिटहब को-पायलट यूज करती थी, लेकिन कर्सर को को-पायलट ऑन स्टेरॉइड कहने लगे। को-पायलट ऑन स्टेरॉइड कहने लगे। कारण साफ था, कर्सर ज्यादा प्रोएक्टिव था। ये सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं करता था, बल्कि पूरे फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल को एक साथ एडिट कर सकता था। साथ ही इसका चैट इंटरफेस बेहतर था। डेवलपर पूछ सकता था, इस एपीआई को रिफैक्टर करके टेस्टेबल बना दो, और कर्सर कई फाइल्स में बदलाव करके दिखाता। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना ने ग्रोथ को और तेज किया। नवंबर 2023 में एक प्रसिद्ध इंडी डेवलपर ने ट्विटर पर एक थ्रेड पोस्ट किया, मैंने कर्सर ट्राई किया और पिछले 3 महीनों में जो काम मैं को-पायलट से 2 हफ्ते में करता था वो हो गया। कोई मार्केटिंग नहीं, बस प्रोडक्ट अच्छा है। इस थ्रेड को हजारों लाइक और रीट्वीट्स मिले। उसी समय हैकर न्यूज पर कर्सर के बारे में एक पोस्ट टॉप पर पहुंचा, जहां यूजर्स ने अपनी प्रोडक्टिविटी गेन की कहानियां शेयर की। ये ऑर्गेनिक नेशन कर्सर की ग्रोथ के लिए ईंधन बने। दोस्तों, लॉन्च के सिर्फ 7-8 महीनों में कर्सर ने डेली एक्टिव यूजर्स कुछ हजार से बढ़ाकर 10,000 के करीब पहुंच गए। प्रो सब्सक्रिप्शन $20 पर मंथ लेने वाले की संख्या भी तेजी से बढ़ी। अब ARR जो मैंने आगे कहा था, एनुअल रिक्यूरिंग रेवेन्यू कहा जाता है उसको। तो एनुअल रिक्यूरिंग रेवेन्यू पहली बार $1 मिलियन के पार पहुंचा। ये किसी भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी के लिए बहुत तेज ग्रोथ थी, खासकर जब मार्केटिंग पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया था। फाउंडर्स ने इस ब्रेक थ्रू को बहुत सावधानी से हैंडल किया। उन्होंने कभी भी ग्रोथ के पीछे नहीं भागा। उनका फोकस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर रहा। हर नई फंडिंग और यूजर ग्रोथ को वे नए फीचर्स में लगाते, जैसे बेहतर मल्टी फाइल एडिटिंग, इंप्रूव्ड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। टीम का मंत्र था, प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि यूजर खुद फैलाए। ये जो मैंने अध्याय बताया सीड फंडिंग और पहले ब्रेक थ्रू का था, जहां एनिस्फीयर ने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता और वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ शुरू हुई। $8 मिलियन की फंडिंग और ओपन एआई जैसे बड़े नामों का सपोर्ट कर्सर को एक छोटे प्रोजेक्ट से एक गंभीर कंटेनर बना चुका था। अब टीम तैयार थी अगले बड़े लीप के लिए, जहां ग्रोथ और नहीं रुकने वाली थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, छठा चैप्टर, प्रोडक्ट मार्केट फिट का पहला चरण। ये है छठा चैप्टर। तो अक्टूबर 2023 का सीड फंडिंग के बाद कर्सर ने एक निर्णायक चरण में प्रवेश किया, प्रोडक्ट मार्केट फिट यानी PMF का पहला स्पष्ट प्रमाण। ये वह दौर था जब टीम को पता चला कि उनका बनाया टूल न सिर्फ अच्छा है, बल्कि डेवलपर्स के लिए वास्तव में आवश्यक बन चुका है। लॉन्च के सिर्फ 7-8 महीनों में कर्सर ने वह जगह हासिल की जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियों को सालों लग जाते हैं। टीम ने फ्रीमियम मॉडल को बहुत सोच समझ कर लागू किया था। बेसिक फीचर्स जैसे ऑटो कंप्लीट, चैट इंटरफेस, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोड जनरेशन पूरी तरह फ्री थे। इससे कोई भी डेवलपर बिना किसी जोखिम के कर्सर ट्राई कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़े, प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि एडवांस्ड फीचर्स जैसे अनलिमिटेड GPT-4 क्वेरीज, फास्टर रिस्पॉन्स, बड़े कोड बेस पर डीप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और मल्टी फाइल एडिटिंग बिना प्रो सब्सक्रिप्शन के संभव नहीं थे। प्रो प्लान $20 प्रति माह का था, जो गिटहब को-पायलट के इंडिविजुअल प्लान के बराबर था।
लेकिन यूजर्स को लगता था कि कर्सर ज्यादा वैल्यू देता है। प्रोडक्टिविटी गेन सबसे बड़ा ट्रिगर था। डेवलपर्स ने बताया कि कर्सर की मदद से वे पहले जहां 4-5 घंटे एक फीचर बनाते थे, अब 1-2 घंटे में पूरा कर लेते थे। खासकर रिफैक्टरिंग, बग फिक्सिंग और नए कोड को समझने में समय की बचत बहुत ज्यादा थी। एक यूजर ने लिखा, कर्सर ने मेरे कोडिंग सेशन को गेम चेंजर बना दिया। मैं अब सिर्फ लॉजिक सोचता हूँ, बाकी एआई हैंडल कर लेता है। ऐसे टेस्टिमोनियल्स ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन पर फैलने लगे। अब दोस्तों 2023 के अंत तक कर्सर के कुछ खास यूजर ग्रुप्स उभर आए। पहला ग्रुप था एआई स्टार्टअप का, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी, उसका नाम भी मैंने सुना है लेकिन नहीं याद, परप्लेक्सिटी, मिड जर्नी, रनवे एमएल जैसी कंपनियों के इंजीनियर्स कर्सर को डिफॉल्ट टूल बना रहे थे। ये कंपनियां पहले से ही एआई के फ्रंटियर पर काम कर रही थी, इसलिए वे ऐसे टूल की तलाश में थी जो उनके तेज विकास को और तेज करे। दूसरा ग्रुप था कैंडी डेवलपर्स और छोटे स्टार्टअप्स का। वे कर्सर की फ्री ट्रियर से शुरू करते और जल्दी प्रो में अपग्रेड कर लेते। तीसरा कुछ बड़े टेक कंपनियों के छोटे टीम्स, एनवीडिया, एडोब, उबर, स्ट्राइप के कुछ इंजीनियर्स व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। भले ही कंपनी वाइड एडोप्शन अभी नहीं हुआ था। ग्रोथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी। एनिस्फीयर ने 2023 में जिसने कर्सर बनाया वो एनिस्फीयर कंपनी है। तो एनिस्फीयर कंपनी ने 2023 में मार्केटिंग पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। कोई गूगल एड्स, कोई लिंक्डइन कैंपेन, कोई इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप नहीं। सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ से हुआ। एक डेवलपर जो कर्सर से खुश होता वह अपने टीममेट्स को बताता उसके बारे में, तो कर्सर के बारे में। टीम चैट्स में कर्सर यूज कर रहे हो, टीम चैट्स में कर्सर यूज कर रहे हो जैसे मैसेज आने लगे कि आप कर्सर यूज कर रहे हो, ऐसा टीम में मैसेज आने लगे। हैकर न्यूज पर कर्सर के बारे में कई थ्रेड्स टॉप पर पहुंचे, जहां सैकड़ों कमेंट्स में यूजर्स अपनी प्रोडक्टिविटी स्टोरीज शेयर कर रहे थे। नवंबर-दिसंबर 2023 में एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू पहली बार $1 मिलियन को पार कर गया। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी स्पीड अविश्वसनीय थी। लॉन्ग से सिर्फ 9 महीने में $1 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, और वो भी बिना किसी पेड ग्रोथ के। ये संख्या टीम के लिए एक बड़ा वैलिडेशन था। फाउंडर्स ने देखा कि चर्न रेट बहुत कम है। एक बार कोई प्रो में आता तो वह रहता, क्योंकि प्रोडक्टिविटी गेन इतना ज्यादा था कि वापस पुराने टूल्स पर जाना नामुमकिन लगता था। इस दौर में टीम ने प्रोडक्ट को और शार्प किया। उन्होंने कंपोजर का शुरुआती वर्जन लॉन्च किया, एक ऐसा फीचर जहां यूजर एक सिंगल प्रॉम्प्ट से कई फाइल्स में बदलाव कर सकता था। उदाहरण के लिए इसे पूरे फीचर को टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करो और यूनिट टेस्ट ऐड करो। कंपोजर ने कर्सर को कोपायलट से अलग पहचान दी। साथ ही उन्होंने इंडेक्सिंग को और फास्ट बनाया ताकि 50,000 प्लस लाइंस के कोड बेस भी सेकंड्स में क्वेरी हो सके। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट पहला PMF कहा जाता है, वो भी ये पहला चरण टीम के लिए बहुत संतोषजनक था। वे जान चुके थे कि कर्सर सिर्फ एक अच्छा टूल नहीं है, ये डेवलपर की नई वर्क फ्लो का हिस्सा बन चुका है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रेशर नहीं था, कोई मार्केटिंग फोर्स नहीं थी, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और यूजर की सच्ची जरूरत। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 1 मिलियन तक पहुंचना एक माइलस्टोन था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। अब कर्सर तैयार था अगले बड़े उछाल के लिए, जहां ग्रोथ और तेज होने वाली थी। यह अध्याय प्रोडक्ट मार्केट फिट के पहले स्पष्ट प्रमाण था। ये जो अध्याय मैंने बताया
प्रोडक्ट मार्केट फिट यानी पीएमएफ के पहले स्पष्ट प्रमाण का था, जो जहां कर्सर ने साबित किया कि वह डेवलपर्स के लिए अनिवार्य है। प्रीमियम मॉडल, जबरदस्त प्रोडक्टिविटी गेन, ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ और कम चर्न ने इसे एक सस्टेनेबल तेज बढ़ती कंपनी बना दिया। अब दुनिया को बस इसकी पूरी ताकत दिखाने का इंतजार था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, 7वां चैप्टर, तेज ग्रोथ का दौर। तेज ग्रोथ का दौर कैसे हुआ, इस दौर में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 2024 का साल कर्सर के लिए वह दौर साबित हुआ जब एक छोटी सी कंपनी अचानक वर्ल्ड लेवल पर चर्चा का केंद्र बन गई। जनवरी 2024 तक कर्सर के डेली एक्टिव यूजर्स 30,000 के पार पहुंच चुके थे। ये संख्या सिर्फ 10 महीनों में 3 गुना से ज्यादा बढ़ी थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि ये इस पूरी ग्रोथ में एनएसफीयर ने मार्केटिंग पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। कोई गूगल एड्स नहीं, कोई लिंक्डइन कैंपेन नहीं, कोई सेल्स टीम नहीं। ग्रोथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी, डेवलपर से डेवलपर तक, टीम चैट से ट्विटर थ्रेड्स तक और हैकर न्यूज से रेडिट तक। इस तेज ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण प्रोडक्ट का निरंतर इंप्रूवमेंट था। टीम ने 2024 की पहली छमाही में यानी पहले 6 महीनों में कई गेम चेंजिंग फीचर्स लॉन्च किए। सबसे महत्वपूर्ण था कंपोजर का फुल वर्जन, एक ऐसा मोड जहां यूजर एक सिंगल नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से पूरे प्रोजेक्ट में बदलाव कर सकता था। उदाहरण के लिए इस एप्लीकेशन को next.js 14 में माइग्रेट करो, ऐप रूटर यूज करो और सर्वर एक्शन ऐड करो। कंपोजर कई फाइल्स को एक साथ एडिट करता, नए फाइल्स क्रिएट करता और बदलाव का प्रीव्यू दिखाता। ये फीचर गिटहब कोपायलट से कर्सर को पूरी तरह अलग करता था। कोपायलट ज्यादातर सिंगल फाइल सजेशंस देता था, जबकि कंपोजर मल्टी फाइल प्रोजेक्ट लेवल बदलाव करता था। दूसरा बड़ा अपडेट था बेहतर कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। कर्सर अब पूरे कोड बेस को ज्यादा गहराई से इंडेक्स करता था, न सिर्फ कोड बल्कि कमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ तक कि गिट हिस्ट्री को भी समझता था। इससे यूजर से बड़े मोनोरिपोज में भी सेकंड्स में जवाब पा लेते थे। एक डेवलपर ने ट्वीट किया, कर्सर ने मेरे 5 साल पुराने कोड बेस को ऐसे समझ लिया जैसे कोई सीनियर इंजीनियर हो। इस तरह के रिव्यूज हर हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल होते। ग्रोथ की स्पीड इतनी थी कि टीम को लगातार स्केल करना पड़ रहा था। अब ये कंपनी इतनी तेज ग्रोथ कैसे किया, वो सब कुछ आपके व्यवसाय में भी ये काम आ सकता है। तो दोस्तों ग्रोथ की स्पीड इतनी तेज थी कि टीम को लगातार स्केल करना पड़ रहा था। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जनवरी 2024 में 5 मिलियन से बढ़कर जून 2024 तक 30 मिलियन तक पहुंच गया। प्रो सब्सक्रिप्शन लेने वालों की संख्या में विस्फोट हुआ, क्योंकि यूजर्स को एहसास हो रहा था कि कर्सर बिना इस्तेमाल किए रहना मुश्किल है। चर्न रेट 5% से भी कम रहा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत कम माना जाता है। इस दौर में कर्सर बड़े टेक कंपनियों में घुसने लगा। एनवीडिया के कुछ एमएल इंजीनियर्स, एडोब के क्रिएटिव टूल्स टीम, उबर के बैक एंड इंजीनियर्स और स्ट्राइप के कुछ डेवलपर्स ने व्यक्तिगत रूप से कर्सर को अपना डिफॉल्ट एडिटर बना दिया। कुछ कंपनियों ने टीम वाइड लाइसेंस भी खरीदने शुरू किए। ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे बड़े लैब्स में तो कर्सर लगभग स्टैंडर्ड टूल बन चुका था। एक अनऑफिशियल सर्वे में 70% से ज्यादा एआई स्टार्टअप इंजीनियर्स ने कहा कि वे कर्सर यूज करते हैं। फाउंडर्स ने ग्रोथ को बहुत सावधानी से मैनेज किया। टीम अभी भी छोटी थी। 2024 में मिड तक, 2024 के मध्य तक सिर्फ 20-25 लोग थे। ऑफिस भी नहीं था, ज्यादातर रिमोट काम होता था। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा स्पेस लिया गया जहां लोग कभी कभी मिलते थे। मिशेल ट्रूल ने एक इंटरव्यू में कहा,
हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर है। ग्रोथ अपने आप आ रही है क्योंकि हम डेवलपर की रियल पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। 2024 की दूसरी तिमाही में ग्रोथ और तेज हुई। कंपोजर के अलावा टीम ने एजेंट लाइक फीचर्स टेस्ट करना शुरू किया, जहां कर्सर खुद बर्ड्स ढूंढता, फिक्स सजेस्ट करता और कभी कभी ऑटो फिक्स भी कर देता। साथ ही बेहतर प्राइवेसी फीचर्स लाए, ऑप्ट आउट ट्रेनिंग, लोकल मोड और एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी। इन सब ने बड़े ऑर्गेनाइजेशनों का भरोसा जीता। अगस्त 2024 तक कर्सर की वैल्यूएशन में भी बड़ा उछाल आया। एड्रेसन होरोविज, थ्राइव कैपिटल और अन्य टॉप वीसीज ने सीरीज ए राउंड की $60 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए। वैल्यूएशन $400 मिलियन की तक पहुंच गया। ये राउंड सिर्फ पैसे का नहीं था, ये सिग्नल था, संकेत था कि कर्सर एआई कोडिंग टूल्स की कैटेगरी में लीडर बन चुका है। ये अध्याय जो मैंने बताया तेज ग्रोथ के दौर का था, जहां कर्सर ने 2024 में दुनिया को दिखाया कि एक छोटी टीम बिना मार्केटिंग के सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पर कितनी तेज बढ़ सकती है। कंपोजर, बेहतर कंटेक्स्ट और डेवलपर फर्स्ट अप्रोच यानी दृष्टिकोण ने इसे को पायलट से आगे निकाल दिया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 30 मिलियन तक पहुंच गया। यूजर्स 1 लाख के करीब थे और दुनिया भर के डेवलपर्स कर्सर को अपना नया कोडिंग पार्टनर मानने लगे। अब अगला चरण था एक ऐतिहासिक वैल्यूएशन और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू माइलस्टोन की ओर बढ़ने का। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें चैप्टर की ओर। सीरीज ए और वैल्यूएशन में उछाल। सीरीज ए फंडिंग राउंड और वैल्यूएशन में उछाल कैसे आया उसके बारे में जानते हैं 8वें चैप्टर में। तो 2024 की दूसरी छमाही यानी 6 महीनों का समय कर्सर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। तेज ग्रोथ, बढ़ता एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू और डेवलपर्स के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने इन्वेस्टर्स का ध्यान पूरी तरह से खींच लिया था। अगस्त 2024 में एनिस्फीयर ने सीरीज ए फंडिंग राउंड पूरा किया, जिसमें एड्रेसन होरोविज, थ्राइव कैपिटल, एक्सेल और कुछ अन्य टॉप टियर वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भाग लिया। इस राउंड में कुछ $60 मिलियन जुटाए गए, कुल $60 मिलियन जुटाए गए और कंपनी की पोस्ट मनी वैल्यूएशन $400 मिलियन तक पहुंच गई। ये फंडिंग राउंड सिर्फ पूंजी का संग्रह नहीं था, पैसों का संग्रह नहीं था, ये बाजार द्वारा कर्सर को एआई कोडिंग टूल्स की नई लीडर के रूप में मान्यता देने का संकेत था। एड्रेसन होरोविज, जो पहले से ही एआई और डेवलपर टूल्स में बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उसने कर्सर को कोडिंग के भविष्य का सबसे मजबूत दावेदार माना। उनके पार्टनर ने कहा कि कर्सर ने गिटहब, कोपायलट जैसी कंपनियों से आगे निकलकर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। एक ऐसा आईडीई जहां एआई सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि को डेवलपर की तरह काम करता है। थ्राइव कैपिटल, जो पहले भी कई हाई ग्रोथ टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, उसने टीम की छोटी साइज और जबरदस्त एग्जीक्यूशन को सबसे बड़ा फैक्टर बताया। अब फंडिंग मिलने के बाद टीम ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया। पहले जहां वे ओपनएआई के एपीआई पर निर्भर थे, अब उन्होंने अपना मिक्स्ड मॉडल अप्रोच शुरू किया। कुछ टास्क के लिए ओपन सोर्स मॉडल, कुछ के लिए एंथ्रोपिक के क्लाउड और कुछ के लिए ओपनएआई के नए मॉडल्स। इससे कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हुआ और रिस्पॉन्स टाइम्स में 30 से 40% की कमी आई। दूसरा, उन्होंने एंटरप्राइज फीचर्स पर फोकस बढ़ाया। एसएसओ ऑडिट लॉग्स, SOC2 कंप्लायंस और सेल्फ होस्टेड इंडेक्सिंग ऑप्शन, ये फीचर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आकर्षित करने लगे। वैल्यूएशन में ये उछाल टीम के लिए भी आश्चर्यजनक था दोस्तों। लॉन्च से सिर्फ 17 महीनों में $400 मिलियन वैल्यूएशन, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इतिहास में बहुत तेज था दोस्तों।
लेकिन फाउंडर्स ने कभी भी वैल्यूएशन को लक्ष्य नहीं बनाया। मिशेल ट्रूल ने एक एक पॉडकास्ट में कहा, हमारा लक्ष्य प्रोडक्ट बनाना है, वैल्यूएशन अपने आप आएगी अगर हम डेवलपर्स की जिंदगी आसान करते रहेंगे तो। टीम अभी भी बहुत छोटी थी। सीरीज ए के समय में सिर्फ 12 से 15 लोग, कोई बड़ा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं। ज्यादातर काम रिमोट होता था, यानी अलग अलग जगहों से ऑनलाइन सारा का सारा रिमोट वर्क होता था। रिमोट वर्क कहा जाता है उसको, तो रिमोट होता था काम। और सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा स्पेस सिर्फ मीटिंग्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए था। इस दौर में कर्सर की यूजर बेस और डाइवर्सिफाइड हुई। पहले ज्यादातर एआई स्टार्टअप और इंडी डेवलपर्स थे, लेकिन अब बड़े टेक कंपनियों के इंजीनियर्स भी शामिल हो रहे थे। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टीम्स में कर्सर व्यक्तिगत रूप से यूज हो रहा था। कुछ कंपनियों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जहां पूरी टीम कर्सर पर स्विच कर रही थी। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू अगस्त 2024 तक 50 मिलियन के करीब पहुंच गया था और ग्रोथ रेट मासिक मंथली 30 से 40% बना हुआ था। फंडिंग के साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। टीम में कुछ सीनियर हायरिंग्स हुई। उन्होंने एक हेड ऑफ इंजीनियरिंग, एक हेड ऑफ प्रोडक्ट और कुछ एआई रिसर्चर्स को जोड़ा जो पहले ओपन एआई और डीप माइंड में काम कर चुके थे। लेकिन कुल मिलाकर कल्चर वही रहा, फास्ट इटरेशन, डेवलपर फर्स्ट अप्रोच और कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं। फाउंडर्स कुछ कोड लिखते रहे और हर हफ्ते नए फीचर्स या इंप्रूवमेंट रिलीज होते रहे। ये अध्याय जो मैंने बताया सीरीज ए और वैल्यूएशन उछाल का था, जो मैंने बताया, जहां कर्सर ने इन्वेस्टर्स का पूरा भरोसा जीता और $400 मिलियन वैल्यूएशन हासिल की। छोटी टीम, कोई मार्केटिंग खर्च नहीं और सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस ने इसे संभव बनाया। अब एनीस्फीयर न सिर्फ एक स्टार्टअप थी, बल्कि एआई कोडिंग स्पेस में एक गंभीर कंटेंडर बन चुकी थी। ग्रोथ की रफ्तार अभी और तेज होने वाली थी और अगले माइलस्टोन इतिहास रचने वाले थे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, नौवा चैप्टर, 9 चैप्टर। ऐतिहासिक माइलस्टोन क्या थे जो कंपनी ने हासिल किए। जब रास्ता होता है तो उसमें माइलस्टोन आते हैं ना, उसी तरह इस कंपनी की सफर में, इसकी यात्रा में भी माइलस्टोन आए। तो माइलस्टोन क्या थे उसके बारे में 9वें चैप्टर में जानते हैं। 2025 का साल कर्सर और एनीस्फीयर के लिए इतिहास रचने वाला साबित हुआ। ये वह दौर था जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और एआई टूल्स के इतिहास में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ऐसे रिकॉर्ड्स जो पहले किसी कंपनी ने इतनी तेजी से नहीं तोड़े थे। छोटी टीम, कोई मार्केटिंग बजट नहीं और सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस। प्रोडक्ट के दम पर फिर भी कर्सर ने विज, डील, रैम्प, नोशन और फिग्मा जैसी हाई ग्रोथ कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2025 में कर्सर ने सबसे बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। लॉन्च के सिर्फ 22 महीनों में एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू $100 मिलियन के पार। मार्च 2023 में पब्लिक लॉन्च हुआ था और 2025 की शुरुआत तक एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 100 मिलियन तक पहुंच गया। ये आंकड़ा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इतिहास में सबसे तेज ग्रोथ में से एक था। पहले ये रिकॉर्ड विज के नाम था, जिसने 18 महीनों में 100 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू किया था। लेकिन कर्सर ने उसे भी पीछे छोड़ दिया, वो भी बिना किसी पेड एड्स या सेल्स टीम के। डेवलपर्स की वर्ड ऑफ माउथ और प्रोडक्ट की असाधारण क्वालिटी ने यह संभव बनाया। इसके बाद ग्रोथ रुकने का नाम नहीं लिया। 2025 की पहली छमाही में मासिक ग्रोथ रेट 25 से 33% के बीच रहा। कंपोजर फीचर का फुल स्केल रोल आउट, एजेंट लाइक कैपेबिलिटीज और बेहतर मल्टी मॉडल सपोर्ट, जिसने यूजर को और बांध लिया। जैसे वीडियो में दूसरों को मूवी आपको बांध लेती है, उसी तरह
अब कर्सर सिर्फ कोड जनरेटर नहीं था, ये पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कवर करता था। प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन। अब दोस्तों मध्य 2025 तक एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 300 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। ये माइलस्टोन और भी खास था क्योंकि ये सिर्फ 27 महीनों में हासिल हुआ। तुलना के लिए नोशन को 300 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू तक पहुंचने में 6 साल लगे, फिग्मा को 5 साल और DWL यानी डील को 4 साल लगे थे। कर्सर ने इसे 2 साल से भी कम समय में कर दिखाया। प्रो सब्सक्रिप्शन की संख्या लाखों में पहुंच गई और कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने एंटरप्राइज डील साइन करना शुरू किया। एनवीडिया, एडोब, उबर, स्ट्राइप, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी, मिड जर्नी जैसी कंपनियां अब कर्सर को अपनी कोर डेवलपमेंट टूलकिट का हिस्सा बना चुकी थी। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि थी यूजर बेस का स्केल। 2025 के अंत तक डेली एक्टिव यूजर्स 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए। ये संख्या इसलिए खास थी क्योंकि कर्सर एक पेड टूल था, फ्री टियर सीमित था और ज्यादातर एक्टिव यूजर्स प्रो या एंटरप्राइज पर थे। दुनिया भर के डेवलपर्स भारत, यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया सब में कर्सर की लोकप्रियता फैल गई। इंडिया में खासकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में कर्सर तेजी से अपनाया जा रहा था, जहां डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी टूल्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे। इस दौर में एनिस्फीयर ने कई बार फंडिंग राउंड भी किए। अप्रैल 2025 में 900 मिलियन डॉलर की सीरीज सी राउंड हुई, जिसमें A16Z, थ्राइव, सिकुआ कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और नए निवेशकों ने भाग लिया। इस राउंड में पोस्ट मनी वैल्यूएशन 9.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। नवंबर 2025 में एक और मेगा राउंड आया, 2.3 बिलियन डॉलर की फंडिंग, जो कंपनी को 29.3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर ले गई। इन राउंड्स ने एनिस्फीयर को दूसरी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट एआई कंपनियों में से एक बना दिया। चारों फाउंडर्स मिशेल ट्रूल, सुलेह असिफ, अरविंद लिनेमार्क और अमन सेंगर अब अंडर 30 उम्र में बिलियनियर्स बन चुके थे, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वे अभी भी छोटे अपार्टमेंट में रहते थे, कोड लिखते थे और टीम के साथ मीटिंग्स करते थे। कोई प्राइवेट जेट, कोई लग्जरी दिखावा नहीं। उनका फोकस वही रहा, कर्सर को और बेहतर बनाना। यह अध्याय ऐतिहासिक माइलस्टोन का था, जो मैंने माइलस्टोन बताया आपको, जहां कर्सर ने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इतिहास के सबसे तेज ग्रोथ रिकॉर्ड्स बनाए। 100 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 22 महीनों में, 300 मिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 27 महीनों में, 1 मिलियन प्लस DAUs और 29 यानी 29 बिलियन प्लस वैल्यूएशन। अब ये सब सिर्फ एक छोटी टीम की मेहनत, डेवलपर फर्स्ट फिलोसॉफी और एआई की सही टाइमिंग से हुआ। अब कर्सर सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं था, ये कोडिंग इंडस्ट्री का नया स्टैंडर्ड बन चुका था। अब दोस्तों बढ़ते हैं 10वें चैप्टर की ओर और बड़ी सफलताएं। और बड़ी सफलताएं क्या थी उसके बारे में जानते हैं। तो 2025 के मध्य से लेकर 2026 की शुरुआत तक कर्सर और एनिस्फीयर की यात्रा ने एक नया अभूतपूर्व लेवल को छुआ। कंपनी अब सिर्फ तेज बढ़ती सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी नहीं थी, ये एआई और डेवलपर टूल्स की दुनिया में एक परिभाषित करने वाली शक्ति बन चुकी थी। इस दौर में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल हुई जो पहले असंभव लगती थी और चारों फाउंडर्स ने दिखाया कि छोटी टीम और डेवलपर केंद्रित दृष्टि से कितनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। अप्रैल 2025 में सीरीज सी राउंड के बाद जहां 900 मिलियन डॉलर जुटाए गए और वैल्यूएशन 9.9 बिलियन डॉलर तक पहुंची, एनिस्फीयर ने अपना फोकस और गहरा किया। टीम अब 80-90 लोगों की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत लीन थी। उन्होंने एंटरप्राइज सेगमेंट पर जोर दिया, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए
सेल्फ होस्टेड ऑप्शन, ऑन प्रीमाइसेस डिप्लॉयमेंट, कस्टम मॉडल फाइन ट्यूनिंग और डेटा रेजिडेंसी फीचर्स जोड़े गए, लॉन्च किए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनियों की कई टीम्स ने कर्सर को अपनी इंटरनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाना शुरू किया। कुछ मामलों में पूरी इंजीनियरिंग टीम्स ने गिटहब, कोपायलट और अन्य टूल्स को छोड़कर कर्सर पर पूरी तरह स्विच कर लिया। अब दोस्तों जून 2025 में कर्सर ने एक क्रांतिकारी फीचर लॉन्च किया, कर्सर एजेंट। ये अब सिर्फ कोड एडिटर नहीं था, ये एक ऑटोनोमस कोडिंग एजेंट था जो यूजर के प्रॉम्प्ट पर आधारित पूरी टास्क को हैंडल कर सकता था। उदाहरण के लिए एक नया फुल स्टैक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऐप बना दो जो यूजर ऑथ, पेमेंट और डैशबोर्ड के साथ हो। Next.js प्लस सुपाबेज प्लस स्ट्राइप यूज करे। एजेंट खुद प्लान बनाता, फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करता, कोड लिखता, टेस्ट रन करता और डिप्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शन देता। ये फीचर डेवलपर्स के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि कई इंडी हैकर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स ने कहा कि कर्सर एजेंट ने उनके MVP उसको बनाने का समय हफ्तों से घटाकर दिनों में कर दिया। इसके साथ ही एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू की ग्रोथ और तेज हुई। सितंबर 2025 तक एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू $500 मिलियन के पार पहुंच गया और नवंबर 2025 में एक मेगा फंडिंग राउंड आया, $2.3 बिलियन की राउंड, जिसमें सॉफ्ट बैंक, सिक्वोया कैपिटल, A16Z, थ्राइव कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और कई नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स शामिल हुए। इस राउंड ने एनएसफियर की पोस्ट मनी वैल्यूएशन को $29.3 बिलियन तक पहुंचा दिया। ये संख्या इसलिए खास थी क्योंकि कंपनी अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट AI कंपनियों में से एक बन चुकी थी, ओपन AI और एंथ्रोपिक के बाद तीसरे नंबर पर। चारों फाउंडर मिशेल ट्रूल, सुलेह आसिफ, अरविंद लिनेमार्क और अमन सेंगर अब 27-29 साल की उम्र में बिलियनियर्स बन चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जैसे मैंने आगे बताया, वे अभी भी सैन फ्रांसिस्को में छोटे अपार्टमेंट में रहते थे, रोजाना कोड लिखते थे और टीम के साथ एक वीकेंड्स ऑर्गेनाइज करते थे। मीडिया में उनकी तस्वीरें कम ही आती थी। वे स्पॉटलाइट से दूर पर रहना पसंद करते थे। एक दुर्लभ इंटरव्यू में मिशेल ने कहा, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं था, हमारा लक्ष्य कोडिंग को इतना आसान और मजेदार बनाना था कि हर डेवलपर इसे पसंद करे। बाकी सब अपने आप हो गया। 2025 के अंत तक कर्सर के डेली एक्टिव यूजर्स 2 मिलियन से ऊपर पहुंच गए थे। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूरोप और अमेरिका, हर जगह से यूजर्स बढ़ रहे थे। खासकर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कर्सर एक स्टैंडर्ड टूल बन चुका था। कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग टीम को कर्सर पर शिफ्ट कर दिया था। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू दिसंबर 2025 में 800 मिलियन के करीब पहुंच गया और 2026 की शुरुआत में 1 बिलियन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू को पार कर लिया। इस दौर में कर्सर ने कई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी किए। उन्होंने अपना कोर इंडेक्सिंग इंजन, कुछ AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स और कंपोजर का एक लाइट वर्जन ओपन सोर्स किया, जिससे डेवलपर कम्युनिटी और मजबूत हुई। साथ ही उन्होंने कर्सर फॉर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जहां स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज को फ्री प्रो एक्सेस मिलता था। MIT, स्टैनफोर्ड, IIT और अन्य टॉप इंस्टीट्यूट्स में कर्सर अब ऑफिशियल टूल बन चुका था। यह अध्याय और बड़ी सफलताओं का था कि और बड़ी सफलताएं क्या थी उसके बारे में था, जहां कर्सर ने $29 बिलियन वैल्यूएशन, 1 बिलियन प्लस एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, 2 मिलियन प्लस DAUs और कर्सर एजेंट जैसे क्रांतिकारी फीचर्स के साथ इतिहास रचा।
4 MIT ग्रेजुएट्स की एक छोटी टीम ने दिखा दिया कि अगर प्रोडक्ट सच में दुनिया बदलने वाला हो तो कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब कर्सर कोडिंग का नया युग शुरू कर चुका था और इसका प्रभाव आने वाले सालों तक रहेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, 11वां चैप्टर, सफलता के प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में जानते हैं। तो कर्सर की अभूतपूर्व सफलता कोई संयोग नहीं थी, ये एक सुनियोजित लेकिन अत्यंत फोकस्ड रणनीति का परिणाम थी, जिसमें कई ऐसे तत्व थे जो इसे अन्य एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनियों से अलग करते थे। इस अध्याय में हम उन प्रमुख कारणों की गहराई से पड़ताल करेंगे जिन्होंने एनीस्फीयर कंपनी को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती एआई कंपनी बनाया। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रोडक्ट की असाधारण गुणवत्ता और डेवलपर की रियल पेन पॉइंट्स को सटीकता से सॉल्व करना। गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स 2021-22 में अच्छे थे, लेकिन वे सिर्फ एक प्लगइन थे। वे कोड सजेस्ट करते थे लेकिन पूरे वर्क फ्लो को नहीं बदलते थे। कर्सर ने एक कदम आगे बढ़कर पूरा आईडी ही एआई फर्स्ट बना दिया। कंपोजर, एजेंट, डीप कोड बेस, क्वेरिंग, मल्टी फाइल एडिटिंग और प्रोएक्टिव असिस्टेंट जैसी सुविधाओं ने डेवलपर्स को ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। यूजर्स ने बार बार कहा, कर्सर सिर्फ मदद नहीं करता, ये मेरे साथ कोड लिखता है। ये भावना ही वर्ड ऑफ माउथ का सबसे मजबूत इंजन बनी। दूसरा प्रमुख कारण था टीम की छोटी साइज और एग्जीक्यूशन पावर। लॉन्च से लेकर 2025 के अंत तक, अब जब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू $1 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका था, तब भी एनीस्फीयर की कोर टीम 150 लोगों से ज्यादा नहीं पहुंची। 4 फाउंडर्स मिशेल सुले, अरविंद और अमन खुद कोड लिखते रहे, प्रोडक्ट डिसाइड करते रहे और यूजर फीडबैक को डायरेक्ट हैंडल करते रहे। कोई लेयर ऑफ मैनेजमेंट नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं। ये छोटी टीम होने के बावजूद वे हफ्ते में कई बार अपडेट रिलीज करते थे, कभी कभी दिन में 2-3 बार भी। ये स्पीड और फोकस बड़े टेक कंपनियों के लिए असंभव था। तीसरा, मार्केटिंग पर जीरो खर्च। एनीस्फीयर ने कभी भी पेड एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग या सेल्स टीम नहीं बनाई। ग्रोथ पूरी तरह ऑर्गेनिक थी। ट्विटर थ्रेड्स, हैकर न्यूज पोस्ट और रेडिट डिस्कशन और डेवलपर्स के बीच व्यक्तिगत रिकमेंडेशन से। जब एक डेवलपर कर्सर से अपनी प्रोडक्टिविटी 2 गुना कर लेता तो वह अपने पूरे टीम को बता देता। ये वायरल लूप इतना मजबूत था कि कंपनी को कभी ग्रोथ हैकिंग की जरूरत नहीं पड़ी। चौथा कारण था सही टाइमिंग और एआई की तरंग को पकड़ना। 2022-23 में GPT-4 जैसे मॉडल्स आए, लेकिन ज्यादातर कंपनियां उन्हें सिर्फ चैटबॉट या सिंपल असिस्टेंट के रूप में यूज कर रही थी। एनीस्फीयर ने एआई को कोडिंग के केंद्र में रखा, एक ऐसी कैटेगरी जहां प्रोडक्टिविटी गेन सबसे ज्यादा मापा जा सकता था। डेवलपर्स के लिए समय सबसे कीमती चीज है और कर्सर ने उनके घंटों बचाए। ये वैल्यू इतनी स्पष्ट थी कि यूजर्स खुद प्रो में अपग्रेड करते थे। अब दोस्तों पांचवा कारण है प्राइवेसी और ट्रस्ट पर फोकस। तो कर्सर ने शुरू से ही क्लियर पॉलिसी रखी। यूजर कोड को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोकल मोड, ऑप्ट आउट ऑप्शंस, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी और सेल्फ होस्टिंग ने बड़े कंपनियां का भरोसा जीता। जब ओपनएआई, एंथ्रोपिक और एनवीडिया जैसी कंपनियां कर्सर यूज करने लगी तो छोटे स्टार्टअप्स और इंडी डेवलपर्स के लिए ये सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था। छठा कारण था निरंतर इंटरेशन और डॉग फूडिंग। टीम ने कभी भी ये काफी अच्छा है ये नहीं कहा। वे खुद कर्सर में अपना सारा कोड लिखते, हर बग, हर लेग
हर गलत सजेशन को वे खुद महसूस करते थे और तुरंत फिक्स करते थे। इन इन ऐप फीडबैक बटन से रोजाना हजारों सुझाव आते और टीम उन्हें प्राथमिकता देती। ये यूजर सेंट्रिक अप्रोच ने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाए रखा। सातवां, प्रीमियम मॉडल की स्मार्ट डिजाइन। फ्री टियर इतना उपयोगी था कि यूजर आसानी से ट्राई कर लेते, लेकिन जैसे ही वे बड़े प्रोजेक्ट्स या ज्यादा एआई यूज करते, उन्हें प्रो की जरूरत पड़ती। चर्न रेट बहुत कम रहा क्योंकि वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं कि वापस जाना नामुमकिन था। ये सभी कारण मिलकर कर्सर को एक ऐसी कंपनी बना देते हैं जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रेरणादायक है। कोई बड़ा बजट नहीं, कोई मार्केटिंग मिशन नहीं, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ 4 एमआईटी ग्रेजुएट्स का विजन, टैलेंट, मेहनत और डेवलपर्स के प्रति सच्ची समझ। ये अध्याय दोस्तों बताता है कि असली सफलता प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्पीड, ट्रस्ट और ऑर्गेनिक ग्रोथ से आती है और कर्सर इसका जीता जागता उदाहरण है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी और 12वें चैप्टर की ओर, भविष्य की ओर। भविष्य की ओर कंपनी का रुख क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज कर्सर दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ एआई पावर्ड कोड एडिटर बन चुका है। 2026 की शुरुआत में एनिस्फीयर न केवल एक कंपनी है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्रामिंग की पूरी परिभाषा को फिर से लिख रहा है। जहां 2023 में 4 एमआईटी स्नातकों ने एक छोटे से अपार्टमेंट में वीएस कोड को फोर्क करके शुरुआत की थी, वहीं आज कर्सर लाखों डेवलपर्स की रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये यात्रा सिर्फ एक टूल की सफलता की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि जब सही विजन, असाधारण टैलेंट और तकनीकी क्रांति की सही टाइमिंग एक साथ आती है तो कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। 2026 में कर्सर अब सिर्फ कोड लिखने वाला टूल नहीं रहा, ये एक पूरा इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बन चुका है। कर्सर एजेंट अब इतना एडवांस्ड हो गया है कि वह यूजर के एक सिंगल हाई लेवल इंटेंट को प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता है, कोड जनरेट कर सकता है, ऑटोमेटेड टेस्ट लिख सकता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है और यहां तक कि प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता है। कई स्टार्टअप फाउंडर्स अब कहते हैं कि कर्सर एजेंट की मदद से एक हफ्ते में एमवीपी बना लेते हैं जो पहले महीनों में बनता था। एनिस्फीयर की टीम अब 150 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है, लेकिन कल्चर अभी भी वही है, फास्ट, फोकस्ड और डेवलपर फर्स्ट। दोस्तों फाउंडर्स खुद रोजाना कोड में हाथ आजमाते हैं और यूजर फीडबैक को प्रायोरिटी देते हैं। कंपनी ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा है। कर्सर फॉर मोबाइल, आईओएस और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड मोड, कर्सर टीम और कर्सर एजुकेशन, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और कोडिंग बूट कैंप्स में फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। आईआईटी, स्टैनफोर्ड, एमआईटी और आईआईटी जैसे संस्थानों में कर्सर अब ऑफिशियल टूल है और नई जनरेशन के डेवलपर्स कोडिंग सीखते समय एआई को पार्टनर की तरह देखते हैं। भविष्य में एनिस्फीयर का विजन और बड़ा है दोस्तों, वे एक ऐसे इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जहां एआई सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म करता है। प्लानिंग से लेकर मॉनिटरिंग, स्केलिंग से लेकर मेंटेनेंस तक कर्सर हर स्टेप पर मौजूद रहेगा। टीम पहले से ही अगली पीढ़ी के मॉडल जैसे GPT-5 लेवल के या ओपन सोर्स फ्रंटियर मॉडल उसको इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है और क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग और मल्टी मॉडल कोड, इमेज प्लस वीडियो उस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सफलता के बावजूद एनिस्फीयर का कोर फिलोसॉफी नहीं बदला। वे अभी भी मानते हैं कि कोडिंग एक क्रिएटिव, मजेदार और मानवीय प्रक्रिया होनी चाहिए। एआई उनकी मदद करे, उनका रिप्लेसमेंट न बने। फाउंडर्स अक्सर कहते हैं हम एआई को डेवलपर्स का सुपर पावर बनाना चाहते हैं।
न कि उनकी नौकरी छीनने वाला रोबोट। इसी वजह से कर्सर हमेशा ट्रांसपेरेंट, प्राइवेसी फर्स्ट और यूजर कंट्रोल्ड रहा है। आज जब हम कर्सर की कहानी देखते हैं तो ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं लगती, ये एक सबक है। 4 युवा MIT ग्रेजुएट्स ने बिना किसी बड़े फंडिंग, बिना किसी मार्केटिंग, बिना बड़ी टीम के सिर्फ गहरी टेक्नोलॉजी समझ, यूजर की असली समस्याओं को समझने और लगातार मेहनत से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती AI कंपनी बना दी। आप भी कर सकते हो दोस्तों, अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 1 बिलियन से ऊपर, वैल्यूएशन 29 बिलियन से ज्यादा, लाखों डेवलपर्स का भरोसा, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने कभी प्रोडक्ट से समझौता नहीं किया। कर्सर की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में ये टूल और भी स्मार्ट, और भी तेज, और भी सहज होगा। और हर नई सुबह के साथ दुनिया भर के डेवलपर एक बार फिर से सोचेंगे, कोडिंग कभी इतना आसान और इतना मजेदार नहीं थी। ये थी कर्सर की पूरी कहानी दोस्तों। 4 दोस्तों की दोस्ती से शुरू होकर AI की क्रांति के साथ दुनिया बदलने वाली यात्रा तक। ये कहानी हमें याद दिलाती है सच्ची सफलता बड़े बजट से नहीं, बल्कि सही विजन, सच्चे पैशन यानी जुनून और यूजर के प्रति ईमानदारी से सफलता आती है। और कर्सर इनका सबसे जीता जागता प्रमाण है। ये दोस्तों थी पूरी कर्सर एनीस्फीयर कंपनी की आई बुक, जो मैंने 12 चैप्टर में आपके सामने एक प्रेरणादायक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की। आशा करता हूं ये आई बुक आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं एक नई आई बुक में, और ऐसी आई बुक आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई आई बुक में और दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।